दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को आ गए। जी हां, यानी कि कल ही आ गए। इसके लिए मतगणना समाप्त हो चुका है। जी हां, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जी हां, वही बीजेपी 100 से नीचे सिमट गई है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीतिकार बनाने वाले प्रशांत किशोर ने रुझानों के बाद बड़ा ऐलान किया है। जी हां, उनका कहना है कि वे अब चुनावी रणनीतिकार का काम नहीं करेंगे। जी हां, एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वे अब ये जगह खाली कर रहे हैं। जहां उनका कहना है कि अब वे भविष्य में चुनावी रणनीति बनाने का काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं जो कर रहा हूं अब मैं वे काम नहीं करना चाहता। जहां मैंने बहुत कुछ किया है, अब मेरे लिए थोड़ा आराम करने का वक्त आ गया है। जहां और जीवन में कुछ और काम करने का भी। जहां मैं अब ये जगह खाली करना चाहता हूं। दोस्तों बिहार में कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, आम से लेकर खास लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। जी हां, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के भाई की कोरोना से जान चली गई है। जी हां, वे कोरोना से संक्रमित थे और उन्हें इलाज के लिए राजधानी पटना के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जी हां, रविवार को खुद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि उनके छोटे भाई अशोक कुमार मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हां, कोरोना की वजह से उनकी जान चली गई। सुशील कुमार मोदी ने लिखा है कि 65 साल की उम्र में उनके छोटे भाई अशोक कुमार मोदी का निधन हो गया। जी हां, वे कोरोना का शिकार हो गए। दोस्तों उत्तराखंड में देहरादून के बाद अगर कोई जिला सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित है तो वह है हरिद्वार। जी शनिवार को उत्तराखंड में करीब 5500 कोविड के नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 578 अकेले हरिद्वार से थे। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चले कुंभ मेले के दौरान 15,000 से ज्यादा कोरोना के मामले हरिद्वार जिले से आए हैं, जिसमें शहर का योगदान सबसे ज्यादा रहा। अधिकारियों की माने तो आधा करोड़ श्रद्धालुओं ने हरिद्वार कुंभ के दौरान गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। अधिकारियों का दावा है कि अकेले अप्रैल में 50 लाख लोगों ने हरिद्वार कुंभ में अपनी आमद दर्ज कराई। जी हां, वहीं 14 जनवरी को जब सूर्य ने मकर संक्रांति में प्रवेश किया तब से लेकर अप्रैल के अंत तक करीब 91 लाख लोगों ने हरिद्वार का रुख किया। हालांकि जानकार इन सरकारी आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को बिहार के सभी जिलों का प्रभारी बनाया है। कैबिनेट सचिवालय ने प्रभारी मंत्री का लिस्ट जारी कर दिया है। जी हां, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को पटना और मुंगेर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहीं रेणु देवी को बेगूसराय और बांका का प्रभारी बनाया गया है, जबकि विजय कुमार चौधरी को नालंदा और शेखपुरा, विजेंद्र प्रसाद यादव को पूर्णिया और किशनगंज, अशोक चौधरी को रोहतास और जमुई, शीला कुमारी को लखीसराय, संतोष कुमार सुमन को जहानाबाद, मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर, मंगल पांडे को भोजपुर और बक्सर, अमरेंद्र प्रताप सिंह को गोपालगंज और अरवल, डॉक्टर रामप्रीत पासवान को कैमूर, जीवेश कुमार को सहरसा, राम सूरत कुमार को भागलपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वही पूर्व केंद्रीय मंत्री और नीतीश कैबिनेट में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को गया, श्रवण कुमार को समस्तीपुर, मदन सहनी को खगड़िया, प्रमोद कुमार को कटिहार, संजय कुमार झा को सुपौल और मधेपुरा, लेसी सिंह को मधुबनी, सम्राट चौधरी को दरभंगा, नीरज कुमार सिंह को नवादा, सुभाष सिंह को शिवहर, नितिन नवीन को पश्चिमी चंपारण, सुमित कुमार सिंह को सारण, सुनील कुमार को पूर्वी चंपारण, नारायण प्रसाद को सीवान, जयंत राज को वैशाली, आलोक रंजन को अररिया, मोहम्मद जमाल खान को सीतामढ़ी और जनक राम को औरंगाबाद का प्रभारी मंत्री मनोनीत किया गया है। दोस्तों बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान बिहार सहित देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई, जिसके बाद बिहार सरकार ने ऑक्सीजन के लिए कई ताबड़तोड़ फैसले लिए। वहीं केंद्र सरकार से भी ऑक्सीजन की मांग की गई, जिसके बाद अब बिहार को ऑक्सीजन के आवंटन का कोटा बढ़ा दिया गया है। अब केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को 214 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगा। वही रेमडेसिविर का कोटा भी केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी
जानकारी दी है। मंगल पांडे ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को ऑक्सीजन के आवंटन का कोटा बढ़ा दिया गया है। अब बिहार को 214 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त होगा। वहीं रेमडेसिविर का कोटा भी केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। मंगल पांडे ने कहा है कि 21 अप्रैल से 9 मई के बीच बिहार को कुल 87,800 रेमडेसिविर की डोज आवंटित किया गया है। लगभग 28,000 डोज बिहार को प्राप्त हो चुका है, जिसमें से लगभग 20,000 डोज बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज, सह अस्पतालों एवं राज्य के सभी जिलों में भेजा जा चुका है। दोस्तों, देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता को लेकर विशेषज्ञों के साथ बैठक की। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मेडिकल और नर्सिंग कोर्स से पास आउट हुए छात्रों को भी कोविड ड्यूटी में शामिल करने पर चर्चा हुई, जिसको लेकर पूरी जानकारी आज यानी कि सोमवार को सामने आएगी। वही एमबीबीएस और नर्सिंग का कोर्स कर रहे फाइनल ईयर के छात्रों को भी कोरोना की ड्यूटी में मदद ली जा सकती है। इसी के साथ बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि कोरोना ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों कर्मियों को सरकारी भर्ती में वरीयता के साथ साथ वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में कोरोना का कहर जारी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण से स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए पटना के मीठापुर सब्जी मंडी के थोक विक्रेता काफी भयभीत है। आपसी सहमति के आधार पर उन्होंने मीठापुर सब्जी मंडी को 10 मई तक बंद करने का फैसला किया है। इसे लेकर मीठापुर सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं ने एक मांग पत्र पटना जिलाधिकारी को लिखा है। पत्र की एक कॉपी स्थानीय विधायक और मंत्री नितिन नवीन को भी भेजी है। मीठापुर सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं ने मंडी को अस्थायी रूप से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की मांग की है। दोस्तों, पूर्णिया में लोजपा नेता के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या की घटना को लेकर लोजपा ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी नेता अनिल उरांव की मौत पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि यह प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था का नतीजा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि अनिल उरांव के अपहरण की घटना के बाद से ही 2 जिलों के एसपी के संपर्क में थी, लेकिन इसके बाद उनकी जान चली गई, उसकी हत्या कर दी गई। वही बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लोजपा नेता की हत्या पर शोक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वे निजी तौर पर भी अनिल उरांव को जानते थे, क्योंकि कटिहार के मनिहारी विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के कारण कटिहार अनिल उरांव का राजनीतिक कर्मभूमि भी रहा है। आपको बता दूं कि एलजेपी के नेता अनिल उरांव के किडनैप करने के बाद उससे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। परिजनों ने 10 लाख रुपए की फिरौती भी दे दी, लेकिन फिर भी उसको नहीं छोड़ा और उसकी जान ले ली। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के नए मामलों को लेकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है। 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 3,500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है इस कोरोना की वजह से। भारत के अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और सिर्फ अप्रैल महीने में हजारों लोगों की जान सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से चली गई है। चाहे राजधानी दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब या बिहार, हर जगह की स्थिति बेहद खराब है। भारत में इस वक्त कोरोना के 32 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछली बार की तुलना में यह संक्रमण इस बार युवाओं को भी बड़ी संख्या में अपना शिकार बना रहे हैं और सैकड़ों युवा अपनी जान इस जानलेवा संक्रमण के चपेट में आने से गंवा चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की जा रही है। खासकर विदेशी मीडिया के निशाने पर डायरेक्ट प्रधानमंत्री हैं और विदेशी मीडिया इस आपात स्थिति के लिए सीधे भारत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, यानी कि नरेंद्र मोदी को। इंटरनेशनल मीडिया भारत सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी सरकार की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए हैं। अमेरिकन मीडिया हो या फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया या फिर ब्रिटिश मीडिया, जिस देश की मीडिया भी स्वतंत्र है, वह सरकार पर सवाल उठाने से नहीं चूक रही है। कई इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा है कि भारत की जो मौजूदा स्थिति है उसके लिए केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। इन रिपोर्ट्स में कोरोना संक्रमण के बीच होने वाली चुनावी रैलियों और कुंभ मेलों के आयोजन पर भी सवाल उठाए हैं। विश्वविख्यात अमेरिका मैगजीन टाइम के रिपोर्ट में मोदी सरकार के रवैये पर सीधे गंभीर सवाल उठाए हैं। टाइम ने हाउ मोदी फेल्ड यूएस नाम से भारत को लेकर रिपोर्ट छापी है, जिसमें भारत सरकार की खूब आलोचना की गई है, यानी कि मोदी सरकार की खूब आलोचना की गई है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर गोपालगंज जिले से सामने आ रही है। जी हां, जहां ट्रेन से बोलेरो टकरा गई। हालांकि इस हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया, लेकिन इस घटना के बाद से ही इलाके में हरकंप मचा हुआ है। आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को सुरक्षित निकाला गया। यह घटना गोपालगंज के लाइन बाजार रेलवे हाल्ट के पास अमठा गांव के रेलवे ढाला की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार फुलवड़िया से हाजीपुर ट्रेन से अचानक एक बोलेरो टकरा गई, जिस कारण बड़ा हादसा होते होते बच गया।
हालांकि ट्रेन की टक्कर ने बोलेरो को करीब 100 मीटर तक घसीटा, लेकिन गनीमत ये रही कि ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। इस दुर्घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यह मामले की जानकारी स्थानीय थाना की पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को काबू करने में जुटी हुई है। दोस्तों, देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस दौर में भी कई लोग हैं जो इस खतरनाक संक्रमण से बचने के लिए लोगों को गलत सलाह दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के बुलंदशहर से विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने कहा है कि गौमूत्र पीने से कोरोना और कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। यह गौमूत्र से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इधर बीजेपी विधायक के इस बयान पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने हमला बोला है। उन्होंने उनके बयान पर ट्विटर पर लिखा है कि यह सब अभी भी चालू है, कोई इनको समझाइए कि चुप बैठे रहे। ये सब बोलने से लोगों का गुस्सा बढ़ता है। भाजपा विधायकों को बोलने की आदत पड़ गई है। कोई गौमूत्र के खिलाफ नहीं है, लेकिन डॉक्टर की तरह जानकार बनकर के उसे कोरोना का इलाज बताकर गौमूत्र को विवादों में मत घसीटो। यह देवेंद्र सिंह लोधी ने कहा है कि हर रोज 25 ml गौमूत्र का सेवन करने से कई बीमारियां दूर भाग जाती है। यह साथ ही ये फेफड़े, लिवर और किडनी को भी खराब होने से बचाता है। आपको बता दें कि देवेंद्र लोधी पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड के बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट ने भी दावा किया था कि खाली पेट में गौमूत्र के सेवन से कोरोना खत्म हो जाएगा। इन दोनों विधायकों के अलावा पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, तब हिंदू महासभा की तरफ से गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में हिंदू महासभा के प्रमुख चक्रमणि महाराजा ने कहा था कि अगर कोई गाय के गोबर का लेप शरीर पर लगाए और गौमूत्र पिए तो कोरोना से बच सकता है। दोस्तों, प्याज एक बार फिर से आंसू निकालने की तैयारी में है। जी हां, बिहार के बाजारों में प्याज की कीमतों में एक सप्ताह के अंदर 5 रुपए का उछाल आया है। यह 20 रुपए किलो वाला प्याज अब 25 रुपए में मिल रहा है। यह प्याज के साथ साथ आलू की कीमत में वृद्धि हुई है। यह आलू भी 20 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। आलू प्याज की कीमतों में वृद्धि से आम लोगों के घरों में रसोई का बजट गड़बड़ाने लगा है। प्याज और आलू ऐसी सब्जी है जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है। जी हां, हर एक घर में इस्तेमाल होता है। दोनों में वृद्धि से लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ व्यापारी कीमतों में वृद्धि के लिए लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह एक और कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, तो दूसरी ओर सब्जियों के दामों में तेजी आ रही है। आम सब्जी में शामिल आलू जहां 20 रुपए प्रति किलो हो गई है, वही प्याज 25 रुपए किलो की दर पर पहुंच गया है। दोस्तों, भारत में कोरोना महामारी की गंभीरता और 100 के लाइनों को देखकर पूरी दुनिया हिल गई है। यह पिछले एक साल में कोरोना महामारी दुनिया में लाखों लोगों की जान ले चुके हैं। यह मरने वालों में आम लोगों से लेकर फ्रंट लाइन वर्कर तो है ही साथ वे लोग भी शामिल है जो दुनिया तक इस महामारी से जुड़ी खबरें पहुंचाते हैं, यानी कि पत्रकार समुदाय। यह एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में हर रोज औसतन 2 पत्रकार इस संक्रमण के शिकार हुए हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर के जरिए इस मामले को उठाते हुए केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने एक रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए कहा है कि जो 24 घंटे तुम्हें दिखाते हैं उनकी हालात एक बार तो देखो। आपको बता दूं कि मशहूर टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया है। यह उनके निधन की खबर सुनकर मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि उनकी जान हार्ट अटैक के कारण गई है, लेकिन उस दौरान वे कोरोना से भी संक्रमित थे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों को जहां बेड मिलने में मुश्किल हो रही है, वहीं एक बेटे ने अपने पिता के लिए अपना बेड खाली कर दिया। यह बेटे का नोएडा कोरोना अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा था। बाद में लड़के की पिता की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई, लेकिन इलाज के लिए उन्हें बेड नहीं मिलने में दिक्कत हो रही थी। यह पिता को बेड उपलब्ध कराने के लिए बेटे ने अपना बेड छोड़ दिया। यह पिता के लिए बेड खाली करने वाले व्यक्ति का नाम मयंक प्रताप सिंह है। यह मयंक बीते 9 अप्रैल से बीमार है। मयंक का ऑक्सीजन का स्तर कम होने एवं उनकी हालात बिगड़ने पर उन्हें बीते 17 अप्रैल को नोएडा कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान उनके पिता हृदय प्रताप को भी कोरोना हो गया और उनका ऑक्सीजन का स्तर नीचे आ गया। पिता के लिए जब किसी अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो मयंक ने अपना बेड खाली करने का फैसला किया। मयंक ने अस्पताल प्रशासन से उनकी जगह अपने पिता को भर्ती कराने का अनुरोध किया। दोस्तों, भारत में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्र को इस महामारी पर सुझाव देने वाले विशेषज्ञों से लेस कोरोना टास्क फोर्स से कुछ सदस्यों ने पूरे देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार टास्क फोर्स के एक सदस्य ने बताया कि कोविड-19 टास्क फोर्स पिछले कुछ हफ्तों में काफी जोर देकर इस संबंध में अपनी बात रख रही है। हमें लोगों को बताना चाहिए कि एक लॉकडाउन की इस समय जरूरत है। सदस्य के मुताबिक ये एक राष्ट्रीय लॉकडाउन होगा, बजाय उसके जो हम अभी विभिन्न राज्यों
में टुकड़े टुकड़ों में कर रहे हैं। यह देश में लॉकडाउन की बात एक बार फिर से उस समय उठ रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को देश के नाम अपने संबोधन में यह कहा था कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के तौर पर देखना चाहिए। जब पीएम मोदी ने जिस दिन देश को संबोधन किया था उसी दिन कोरोना के भारत में 2,59,170 नए मामले सामने आए थे और 1761 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, यह सवाल चुनाव की घोषणा होने के समय से पूछा जा रहा है। जी अब परिणाम आ गया है, जवाब तुरंत नहीं मिलने जा रहा है। जी ये टुकड़ों में मिलेगा, इसे लोग देख भी पाएंगे। यह सबसे पहला असर सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के दलों पर चाल ढाल में देखेगा। भाजपा से कम सीटें लाकर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने करार के तहत मुख्यमंत्री बनाया। ये नीतीश कह रहे थे कि वे इस पद के लिए कतई इच्छुक नहीं है। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने स्वीकार किया। फिर भी इस पारी में नीतीश को बार बार यह एहसास कराया जा रहा है कि भाजपा बड़ी पार्टी है। एहसान मानिए, यह पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के बयान से जाहिर होता है। यह सत्ता में अधिक भागीदारी मांग के रूप में जाहिर होता है। नीतीश को नापसंद करने वाले भाजपा नेताओं को उम्मीद थी कि बंगाल में जब 200 पार होगा बिहार में उन्हें खेलने के लिए मैदान मिल जाएगा। फिलहाल यह उम्मीद खत्म हो गई है। नीतीश कुमार इस हद तक के इत्मीनान हो सकते हैं कि भाजपा के अंदर का ये समूह शांत रहेगा जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए उग्र थे। दोस्तों, देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुए, लेकिन हर किसी की नजर बंगाल पर टिकी रही। यह दरअसल यहां सीधा मुकाबला टीएमसी भाजपा के बीच था, या यूं कह लीजिए कि टक्कर मोदी बनाम ममता हो गई थी। पीएम मोदी और भाजपा के तमाम दांव पेचों के बावजूद टीएमसी 2016 जितनी विधानसभा सीटों पर आगे चल रही थी, टीएमसी इस बार उससे ज्यादा सीटें जीती है। टीएमसी की इस जीत ने एक बड़ा सवाल भी उठा दिया है। वो यह है कि क्या अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पीएम मोदी बनाम ममता के बीच खेला होगा? क्या बंगाल चुनाव के नतीजे को 2024 के आम चुनाव पर असर होगा? टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 2021 के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीतकर करिश्मा किया। कांग्रेस और माकपा की बात छोड़िए, भाजपा को भी अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद उसने विधानसभा चुनाव में भी कामयाबी पाई है। भले सत्ता से वंचित रहे। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे सके ऐसे नेता का अभाव है। कांग्रेस अपने आंतरिक मतभेदों में उलझी हुई है, तो अन्य विपक्षी दल भी अपने अपने राज्यों में सिमटे हुए हैं। ऐसे में सर्वमान्य विपक्षी नेता को लेकर बड़ी खाई है। चाहे शरद पवार की बात करें या फिर चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, मायावती, उद्धव ठाकरे या फिर अन्य किसी क्षेत्रीय नेता की पीएम मोदी की तुलना में उनकी सामर्थ्य कम है। चाहे बंगाल में भाजपा को कामयाबी नहीं मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे सियासी हालात में जब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के एक छत्र नेता की कमी है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की संभावना नजर आती है। अब सवाल यह है कि जमीनी लड़ाई लड़कर जीत हासिल करने की ताकत किस नेता की ज्यादा है? तो वह निसंदेह राहुल गांधी की तुलना में दीदी की ज्यादा है। हालिया बंगाल चुनाव में दीदी ने जिस तरीके से अकेले किला लहराया और हैट्रिक बनाया, वह उनका कद बढ़ाने वाला है। वही राहुल गांधी ने भी केरल और तमिलनाडु पर फोकस किया। केरल में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन तमिलनाडु में उनको डीएमके के साथ कामयाबी जरूर मिल गई है। दोस्तों, सीबीएसई ने साल 2021 के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मूल्यांकन नीति घोषित कर दी है। इसके साथ ही कोरोना महामारी को लेकर रद्द की गई सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी संयम दूर हो गए हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून तक घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने शनिवार को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए अंकों के सारणीकरण की नीति की घोषणा की है, जिसे देश में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए रद्द करने का फैसला किया गया है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पर अहम फैसला 1 जून को लिया जाएगा। दोस्तों, व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए एक छोटा लेकिन बेहद सफल फीचर पेश किया है। यह एक नया अपडेट है जो चैट में फोटो और वीडियो का बड़ा साइज दिखाता है। इस फीचर की मदद से व्हाट्सएप यूजर्स आराम से बड़े प्रारूप में फोटो और वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात की जानकारी व्हाट्सएप ने ट्विटर हैंडल पर अपने एक ट्वीट के जरिए दी और बताया कि यह नया फीचर कैसे काम करता है। व्हाट्सएप ने बताया कि पहले यूजर्स को भेजी गई तस्वीरें क्रॉप साइज में दिखाई देती थी और पूरी इमेज देखने के लिए इसे डाउनलोड करके
करके खोलना पड़ता था, लेकिन अब इस नए फीचर की मदद से आप एक अपडेट के साथ चैट पर भेजी गई इमेज और वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। हालांकि यह कोई प्रमुख फीचर तो नहीं है, लेकिन ये एक बड़े डिस्प्ले वाले फोन के लिए काफी उपयोगी है। व्हाट्सएप ने इस फीचर को iOS यूजर्स के लिए पिछले महीने ऐप स्टोर में अपडेट वर्जन के साथ पेश किया था, लेकिन अब यह सुविधा सभी व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। जी हां, अगर आप भी इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, तो फिर अपने व्हाट्सएप को अभी अपडेट कर लें। दोस्तों, कोरोना के रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आने के बीच देश में वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा फेज शनिवार से शुरू हो गया है। जी हां, देश में लगातार वैक्सीन की मांग बढ़ती ही जा रही है। इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII के प्रमुख आधार पूनावाला ने वैक्सीन की डिमांड के लिए बढ़ते दबाव को लेकर बातचीत की है। जी हां, ब्रिटेन में पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया है कि वैक्सीन को लेकर भारत के कई शक्तिशाली लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। जी हां, पूनावाला को हाल ही में केंद्र सरकार ने वाइस की सुरक्षा भी मुहैया कराई है। यह सिक्योरिटी मिलने के बाद पहली बार इस बारे में बात करते हुए आधार पूनावाला ने द टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि भारत के पावरफुल लोग आक्रामक रूप से कॉल करके कोविशील्ड वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोविशील्ड पहली वैक्सीन है जिसे DGI ने कोरोना के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। यह कोविशील्ड का उत्पादन दुनिया की वैक्सीन बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आधार पूनावाला ने बताया कि इसी दबाव की वजह से वे अपनी बेटी और पत्नी के साथ लंदन आ गए हैं। 40 वर्षीय आधार पूनावाला ने कहा है कि मैं यहां अतिरिक्त समय तक इसीलिए रुका हूं क्योंकि मैं उस स्थिति में फिर से जाना नहीं चाहता। सब कुछ मेरे कंधे पर आ गया है, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता जहां आप अपना काम कर रहे हो और आप XYZ की मांगों की सप्लाई को पूरा नहीं कर सके। यह भी नहीं पता हो कि वे आपके साथ क्या करने जा रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों कोरोना पीड़ित मरीजों को फ्री में सेवा देने वाले जावेद पर शनिवार को पुलिस कार्रवाई की गाज गिरी। जी, पुलिस चेकिंग के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने पर जावेद के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई, लेकिन बाद में विवाद बढ़ता देखकर प्रकरण खारिज कर दिया गया। दरअसल भोपाल में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 7 मई तक कर्फ्यू लागू है। इस दौरान आपातकालीन गाड़ियों को आसानी से बिना रुके गुजरने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग है ताकि सामान्य यातायात वहां से नहीं निकले। शनिवार दोपहर भानपुर चौराहे पर झोला थाना पुलिस द्वारा गैर जरूरी काम से बाहर घूम रहे लोगों के खिलाफ चेकिंग चल रही थी। यह चेकिंग चला रही थी। जब जावेद यहां अपने ऑटो के साथ पहुंचे तो फिर पुलिस ने उसे बाहर निकलने की वजह पूछी। यह जावेद ने बताया कि वह ऑटो एम्बुलेंस चलाता है और लोगों को अस्पताल छोड़ता है। पुलिस ने जब देखा कि जावेद के ऑटो में कोई भी आपातकालीन सेवा पास नहीं है तो उसके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के तहत 188 का केस लगाकर छोड़ दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस की उस कार्रवाई की निंदा करनी शुरू कर दी। हालांकि शाम को भोपाल पुलिस ने बयान जारी करके बताया कि जावेद पर धारा 188 के तहत जो केस लगाया गया था उसे खारिज कर दिया गया है। इस प्रकरण में जावेद की ना तो गिरफ्तारी की गई और न ही ऑटो में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त किया गया। ऑटो चालक जावेद को सेवा कार्य के लिए विशेष पास जारी किया जा रहा है जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दरअसल जावेद ने अपने ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उसे ऑटो एम्बुलेंस का रूप दे दिया है ताकि कोरोना से पीड़ित मरीजों को अस्पताल ले जाने तक वे ऑटो में ही उसे ऑक्सीजन देते रहे। जावेद इन दिनों कोरोना मरीजों को फ्री में सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन पर ही पुलिस कार्रवाई की गई। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने अब भयानक रूप ले लिया है। पिछले 10 दिन से लगातार हर दिन 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कल इस रिकॉर्ड ने 4 लाख के आंकड़े को भी पार कर लिया था। हालांकि पिछले 24 घंटे में पहली बार ऐसा हुआ है जब ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। शनिवार को 24 घंटे में 3,08,522 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। कोरोना ने पिछले 3 दिन से राहत दी है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,92,459 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,634 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया में 8,66,000 नए मामले सामने आए, जिसमें से आधे यानी कि 46% भारत में ही सामने आए। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में डिजिटल माध्यम के जरिए आसानी से खाता खुलवाए जा सकते हैं। IPPB अपने मोबाइल के ऐप
ऐप के जरिए डिजिटल रूप में बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोस्ट ऑफिस खाता धारक IPPB मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से बेसिक बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। पहले ग्राहकों को बैलेंस चेक करने, रुपए ट्रांसफर करने और दूसरे वित्तीय लेन देन के लिए अपने पास के पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था। जी हां, अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ग्राहकों की बैंकिंग सेवाओं तक काफी आसान पहुंच हो गई है। इससे उन्हें बहुत सहूलियत हुई है। यदि आपके पास IPPB खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने का समय नहीं है और आप वहां लाइन में खड़े रहने के झंझट से बचना चाहते हैं तो फिर घर बैठे ही IPPB ऐप डाउनलोड करके उससे डिजिटल बचत खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता खुलवाने के लिए आवेदक को 18 साल से अधिक का भारतीय नागरिक होना चाहिए। जी आपको बता दें कि डिजिटल सेविंग अकाउंट केवल 1 साल के लिए वैध होता है। जी खाता खोलने के लिए 1 साल के अंदर आपको उस खाते के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करना है, जिसके बाद इसे नियमित बचत खाते में बदल जाएगा। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आए दिन अलग अलग जिलों के अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में पप्पू यादव रविवार को आरा सदर अस्पताल का भी निरीक्षण करने के लिए आए, लेकिन जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को आरा SDM वैभव श्रीवास्तव और पुलिस बल के द्वारा अस्पताल के गेट पर ही रोक दिया गया। पप्पू यादव के आने का समय बीते दिन शनिवार की शाम में निर्धारित किया गया था, लेकिन शनिवार की शाम को नगर थाना के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके अगले दिन रविवार को निर्धारित कार्यक्रम के लिए जैसे ही पप्पू यादव अस्पताल पहुंचे, पहले से तैनात पुलिस बल ने उनको कोरोना के बढ़ते संक्रमण का हवाला देकर अंदर जाने से रोक दिया। सदर अस्पताल के गेट पर ही रोक देने के बाद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एक जल्लाद को अपना मुख्यमंत्री चुना है। यहाँ एक नंगा खेल खेला जा रहा है। बिहार के सभी सदर अस्पतालों का यही हाल है। लोग यहाँ पैदल आते हैं और स्ट्रेचर पर घर जाते हैं। यहाँ ना तो कोई ऑक्सीजन है और ना ही कोई स्टाफ काम कर रहा है। दोस्तों, गुजरात में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आपराधिक गिरोह के सदस्य नमक, ग्लूकोज और पानी मिलाकर नकली रेमडेसिविर दवा तैयार करते थे और फिर उन इंजेक्शन को 2500 से 3000 रुपए में बेचते थे। यह सूचना मिलने पर पुलिस की टीमों द्वारा मोरबी, अहमदाबाद, सूरत में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई में 6 लोग दबोचे गए। उनके पास से 1 करोड़ 61 लाख रुपए की कीमत के 3371 इंजेक्शन और 90 लाख रुपए का नकदी जब्त की गई। एक अधिकारी ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य नमक, ग्लूकोज और पानी मिलाकर नकली रेमडेसिविर दवा बनाते थे। उन्होंने कोरोना महामारी के इस आपदा को अवसर बना रखा था। दोस्तों, असम में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी की मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कोई पता नहीं। जी हां, दरअसल बीजेपी को अब असम के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करना होगा, जो इसीलिए चुनौतीपूर्ण काम माना जा रहा है क्योंकि पार्टी ने मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का नाम मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर घोषित नहीं किया है। जी हां, अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीजेपी के असम प्रभारी जय पांडे से जब असम के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी संसदीय बोर्ड इस पर फैसला करेगा। इस बीच राजनीतिक गलियों में असम के अगले मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है। जहां सोनोवाल अपनी सरकार के खिलाफ तथा कथित सत्ता विरोधी रुझान को मात देने में कामयाब रहे हैं, वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा का कद पिछले कुछ सालों में बीजेपी में और बढ़ा है। बीजेपी के अंदर की जानकारी रखने वालों के मुताबिक सोनोवाल की छवि साफ है, लेकिन उनका शर्मा जैसा दबदबा नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा को नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में बीजेपी की अहम कड़ी के तौर पर भी देखा जाता है और उन्हें अमित शाह का भरोसेमंद नेता भी माना जाता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव की स्थिति साफ हो गई है। टीएमसी बंगाल में बीजेपी को हराकर आगे निकल गई है। एक बार फिर से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में नतीजों को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर बधाई की तस्वीर शेयर की। इस दौरान उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि बंगाल की ममतामयी जनता को बंगाल की बेटी ममता पर ही भरोसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल की ममतामयी जनता को कोटि कोटि बधाई और हार्दिक साधुवाद। आज जब पूरा देश कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, पश्चिम बंगाल ने एक बार फिर से अपनी ममता और भरोसा अपनी दीदी में ही देखा है। ये जनता के स्नेह और विश्वास की जीत है। ममता बनर्जी के ढूंढ और कुशल नेतृत्व की ही जीत है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।